आज हम हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट को डिस्कस करने से पहले हमें हार्ट फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी का पता होना चाहिए। सबसे पहले हार्ट फेलियर में होता क्या है? हार्ट फेलियर में हमारे पास कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर जाती है। जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर जाती है, कार्डिक आउटपुट किस वजह से डिक्रीज करती? कोई भी मायोकार्डियम वीक हुई, लो लेफ्ट वेंट्रिकल वीक हो गया, उसने पंपिंग, उसकी कंट्रैक्टिलिटी का प्रॉब्लम है। अब क्या होता है, जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होती है तो टिश्यू परफ्यूजन भी डिक्रीज हो जाएगी। जब टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो इसने हमारे एपिनेफ्रीन, एपी और नॉन एपी, ये हमारे हार्मोन्स रिलीज होंगे। जब ये हार्मोन्स रिलीज होंगे, इन्होंने क्या करना, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी है। अल्फा वन रिसेप्टर्स पे जाके, अल्फा वन रिसेप्टर पे जाके इन्होंने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी है, अल्फा वन रिसेप्टर्स पे के थ्रू। अब जब आर्ट्रियोल्स पे अल्फा वन रिसेप्टर्स हैं, वो किडनी पे भी मौजूद हैं। अब इसी ने जाके किडनी पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी और किडनी से के जे सेल से वेजो कंस्ट्रिक्शन हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स में रीनन ने रिलीज होना है, और इससे रीनन एंजियोटेंसिनो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस सिस्टम ने करना क्या है, इस सिस्टम को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो सिस्टम है, रेनन एंजियोटेंसिन, रेनन एक एंजाइम है जो कि जे सेल से रिलीज हुआ। इसने हमारे पास एंजियोटेंसिन नोजन, एक हार्मोन है जो कि लीवर से रिलीज होता है, उसको एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट कर देगा ये। और उस पे फिर एक और एंजाइम एक्ट करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसने इसको एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट कर देना है। अब ये जो एंजियोटेंसिन टू है, ये एक एक्टिव हार्मोन है। अब इसने अपने फर्दर एक्शन दिखाने हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे जाके। अब इसने जाना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो इसने एडीएच को रिलीज करवाना है। एडीएच ने वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है, वही फ्लूइड ओवरलोड हो जाना है हमारे पास। इसके बाद इसने एड्रीनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करना है। एड्रीनल ग्लैंड पे जाके इसने एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाना है। एल्डो एल्डो क्या करेगा, सोडियम रिटेंशन करवाएगा। सोडियम रिटेंशन की वजह से वाटर रिटेंशन होगी। उसके बाद इसी एंजियोटेंसिनोजन 2 ने आर्ट्रियोल्स पे अल्फा वन रिसेप्टर आर्ट्रियोल्स के जाके एक्ट करना है, और वहाँ पे इसने इन टीपीआर को बढ़ा देना है। अब ये सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो कि लो कार्डिक आउटपुट को कंपनसेट कर रहे थे, शुरू शुरू में कंपनसेट करेंगे, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म हार्ट फेलियर को ठीक करने की बजाय उसको वर्सन करते जाएंगे। और अब हम अब जब ये रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से क्या होगा, रेनन एंजियोटेंसिन ने फ्लूइड की अकुमुलेशन करवाई जानी है हमारी बॉडी पे। उसकी वजह से क्या होगा, रेनन की वजह से हमारे जो है इस सिस्टम ने, जो रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, इसने फ्लूइड अक्यूमुलेशन करवानी है, और उसकी वजह से प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों ने बढ़ जाना है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने एक अलग काम करना है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंटिन्यूसली
आर्ट्रियोल्स पे भी इसका एक अलहदा है कि वही वाला काम जो कि रेनन एंजियोटेंसिन करवा रहा था, ये हार्ट पे बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं। उन बीटा वन रिसेप्टर्स पे जाके एसए नोड पर हार्ट रेट को बढ़ाएगा और मायोकार्डियम पे जाके कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मायोकार्डियम की कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते बढ़ाते ये मायोकार्डियम की नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस करवाना शुरू कर देगा, जिससे ऑलरेडी वीकन जिससे ऑलरेडी वीकन मायोकार्डियम और वीक होता जाएगा। डेथ ऑफ मायोकार्डियम, डेथ ऑफ कार्डियक सेल्स। अब हमें हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए इन सारे जो ये साइकिल चल रहे हैं, ये इन साइकिल्स को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के लिए हर पाथवे पे हमें कोई ना कोई ड्रग्स है जो इन पाथवेज को ब्लॉक कर रही है। जैसा कि अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। रेनन के लिए हमारे पास एस इनहिबिटर्स हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स हैं हमारे पास। और एल्डोस्टेरोन के लिए हमारे पास एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हैं। तो इन सारे पाथवेज के लिए डिफरेंट ड्रग्स इन पे एक्ट करती हैं। पैथोफिजियोलॉजी को समझने के बाद हम हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हैं, जिनमें हमने सोडियम रिस्ट्रिक्शन करवानी है। सोडियम रिस्ट्रिक्शन करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम हमेशा वाटर एकुमुलेशन करवाता है, तो वाटर एकुमुलेशन हमारे पास कम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास लो फैट डाइट देंगे पेशेंट को। लो फैट डाइट डिक्रीज एथेरोस्क्लेरोसिस। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन 1.5 टू 2 लीटर्स से कम फ्लूइड इनटेक होना चाहिए। ओबेसिटी इज द मेजर रिस्क फैक्टर। अल्कोहल और एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसमें हमारे वीकली 3 टाइम्स 30 मिनट्स की मॉडरेट एक्सरसाइज जो, और पेशेंट का हेल्थ स्टेटस, अकॉर्डिंग टू हेल्थ स्टेटस को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड अगर पेशेंट कर सकता हो तो वीकली 3 टाइम्स 30 मिनट्स की। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसा कि मैं बताया, स्ट्रेस एक्टिवेट सिंपैथेटिक सिस्टम, तो सिंपैथेटिक सिस्टम वर्सन्स द हार्ट फेलियर। और ये सालाना फ्लो शूट कर होना चाहिए वैक्सीनेशन। इसके बाद हमारे पास ड्रग्स हैं। ड्रग्स सबसे पहले हम डायरोटिक्स है। डायरोटिक्स में हमारे पास जो है लूप डायरोटिक्स सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है, इसके अलावा और कोई इसका फंक्शन नहीं है। उसके बाद हमारे पास एस इनहिबिटर फर्स्ट लाइन, एस इनहिबिटर्स आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स। इसके बाद वेजोडाइलेटर, जो नाइट्रेट्स हैं ये वीनोडाइलेटर्स हैं। और जो हाइड्रोलाइजीन है ये आर्टीरियल डायलेटर्स हैं। बीटा ब्लॉकर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग पोस्ट एमआई में, वेरी इफेक्टिव। और रिमॉडलिंग, बीटा ब्लॉकर रिमॉडलिंग को भी रोकती है। रिमॉडलिंग जो कि मतलब डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आ रही थी सिंपैथेटिक सिस्टम की स्टिमुलेशन की वजह से। और डिजिटैलिस एक्यूट स्फीयर कार्डिक फेलियर में हम देते हैं।
अब डिजिटैलिस की इंडिकेशन सीवियर कार्डियक फेलियर हो और ejection फ्रैक्शन लेस देन 40% और किसी और ड्रग से कंट्रोल ना हो तो डिजिटैलिस देते हैं। डिजिटैलिस भी सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देता है, इसके डिक्रीज मॉर्टेलिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये ड्रग जिनको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, जिन्हें हमारे पास ईस इनहिबिटर्स हैं, ईआरबीज हैं, विजोडाइलेटर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स और पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, ये वो ड्रग्स हैं जो कि मोर्टेलिटी को डिक्रीज करने में इफेक्टिव ड्रग्स हैं। और लूप डायरेटिक्स और डिजिटैलिस वो ड्रग हैं जो कि जिनका ये सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ड्रग्स यूज होती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास हम सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं, अगर से मतलब पल्मोनरी एडीमा या एडीमा के सिम्टम्स वगैरह पेशेंट में आ रहे तो हम लूप डायरेटिक्स को देते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ। और उसके साथ एस इनहिबिटर द फर्स्ट लाइन एजेंट, उसका कम्बिनेशन। अब अगर एस इनहिबिटर बंदा टॉलरेट नहीं कर पा रहा, उसके सिम्टम्स यानी कफ की वजह से सीवियर कफ हो रही है, तो हम उसकी अल्टरनेटिव पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे सकते हैं। लेकिन अगर बंदे को मतलब टॉलरेट कर रहा है इस इनहिबिटर तो इस इनहिबिटर ही दें, क्योंकि वो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है। इस इनहिबिटर प्रीलोड को भी कम करती हैं और आफ्टर लोड को भी कम करती हैं, इस इनहिबिटर। इसके बाद हमारे पास वेजोडाइलेटर है। वेजोडाइलेटर्स अगर इस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ये कंट्राइंडिकेटेड इफेक्टिव नहीं हो रही तो हम वेजोडाइलेटर्स को दे सकते हैं। और बीटा ब्लॉकर्स अगेन वेरी इफेक्टिव ड्रग्स, रिमॉडलिंग के लिए बहुत अच्छी ड्रग है जो हार्ट की रिमॉडलिंग को रोकती है। इसके बाद हमारे पास ड्रग्स के बाद हमारे पास कुछ डिवाइसेस आ जाते हैं हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए। डिवाइसेस में आईसीडी, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, सीआरटी थेरेपी, कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, इसका दूसरा हम बाई वेंट्रिकुलर पीस मेकर भी इसको हम कह सकते हैं। अब आईसीडी के इंडिकेशंस क्या हैं? आईसीडी के इंडिकेशन हमारे पास 40 डेज का पोस्ट एमआई हो, उसके बाद इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35, और क्लास 2 और 3 एनवाईएच, क्लास 2 एंड 3 एनवाईएच सिम्टम अपेयर हो डिस्पाइट बेस्ट ट्रीटमेंट, तो हम आईसीडी इम्प्लांटेबल कार्डिक डिफिब्रिलेटर को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद कार्डिक रिसिंक्रोनाइजेशन, कार्डिक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी में बाईवेंट्रिकुलर पीसमेकर, सेम इंडिकेशन जैसा कि आईसीडी की इंडिकेशन है। आईसीडी की इंडिकेशन लेकिन इसमें प्रोलॉन्ग के यू आर एस कम्प्लेक्स होने चाहिए और उसकी ड्यूरेशन मोर देन प्रोलॉन्ग के यू आर एस कम्प्लेक्स, उसकी ड्यूरेशन मोर देन 120 सेकेंड्स। समटाइम हम इन दोनों को कंबाइंड यूज कर लेते हैं, आईसीडी को भी और बाईवेंट्रिकुलर पीसमेकर को। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचती है, सर्जरी, कार्डिक सर्जरी। अब कार्डिक सर्जरी इज लास्ट ऑप्शन, लेकिन इसकी भी कुछ कंट्रा इंडिकेशन है कार्डिक सर्जरी की। सबसे पहले ईजनमेंगर सिंड्रोम। ईजनमेंगर सिंड्रोम कोई भी कंजेनिटल एनोमली हो, जिसमें मतलब शुरू में मतलब कंजेनिटल एनोमली जैसे पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस था बच्चे को, और वो शुरू में लेफ्ट टू राइट शंट था और वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करके राइट टू लेफ्ट शंट हो गया।
तो इसमें भी इजनमेंगर सिंड्रोम में भी कार्डिक सर्जरी नहीं कर सकते। उसके बाद प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन और प्रोलॉन्ग लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर इन तीन कंडीशन में कार्डिक सर्जरी कंट्रा इंडिकेटेड है। और लास्ट में एक और चीज़ है कि वो कौन सी ड्रग्स हैं कि जो हार्ट फेलियर में कंट्रा इंडिकेटेड हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन दूसरी हमारे पास एनसेड्स और हमारे पास जो कुछ ड्रग्स एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं वो भी कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं। और एक ओरल एंटी डायबिटिक जैसे मेटफोर भी ओरल एंटी डायबिटिक है, फर्स्ट लाइन है थाइजोल लेडिनिडाइंस। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि हार्ट फेलियर में कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं। तो पेशेंट को हमें इन ड्रग्स के बारे में बताना चाहिए, उसको एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो हार्ट फेलियर के सिम्टम वर्सन ना हो पाए।